आप नेट पे जाके आप ये खुद सर्च करिए। आपने यहाँ पे लिख देना है सीबीएसई क्वेश्चन पेपर 2024, ठीक है? और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल दिए, सीबीएसई की साइट पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पेपर दे रखे हैं, एक तो कंपार्टमेंट के लिए दे रखे हैं, मैंने क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन ओपन किया है, ठीक है ना? ये कंपार्टमेंट दे रखा है क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन 2024। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे, तो क्लास 12th के ये सारे क्वेश्चन पेपर आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। किसी को फिजिक्स का चाहिए तो फिजिक्स का निकाल लीजिए आप, बायो का चाहिए बायो का, मैथ का। ये बहुत ज़रूरी है कि अभी वो टाइम आ चुका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अपने आप को एनालाइज करें कि हमारी प्रेपरेशन क्या है, किस टाइप से सीबीएसई में केमिस्ट्री का पेपर पूछा जा रहा है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तब तक मेरे को नहीं लगता कि आप एग्जैक्ट प्रेपरेशन कर पाएंगे और आपको ये पता चल पाएगा कि भाई हमें किस तरह से बोर्ड में प्रिपेयर होके जाना है। कहीं ऐसा तो नहीं हम गलत तरीके से स्टडी कर रहे हैं और जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हमने तो मेमोराइजेशन ज़्यादा कर ली मगर सीबीएसई मेमोराइजेशन दे ही नहीं रही है। तो अपने आप यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आपके पास है, अकाउंटेंसी है, किसी बच्चे का बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का पेपर आ गया, ठीक है ना? जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो मैं केमिस्ट्री दिखा रहा हूँ। इस तरह फिजिक्स का जाके मैथ का, बायो का ओपन करिए और उन पेपर को एनालाइज करिए। जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड डाउनलोड करोगे, कर लिया। अब जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे बेटा, यहाँ पे एक चीज़ और भी बड़ी शानदार है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि क्यों सीबीएसई के पेपर को एनालाइज करें। अब आप यहाँ पे देखिए इतने सारे सेट आ रखे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट जोन के जो बच्चे हैं उनके लिए सेट अलग है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, हमारा पंचकुला जोन है, तो पंचकुला जोन में 56/4/1 ये वाला सेट हमारा क्या है, पंचकुला जोन का है। मैंने इसे ओपन कर लिया। किसी बच्चे को लगता है मैं अलग, मैं तो कहता हूँ सारी पेपर आपको स्टडी करनी चाहिए, जिस मर्जी जोन में आओ सीबीएसई का पैटर्न सेम होता है। क्वेश्चन कुछ डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर, यानी कि पढ़ने का टाइम आ चुका है, ना कि बुक से बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम है। इस टाइम ये है कि ये टॉपिक देखिए क्या हमें ये टॉपिक आते हैं कि नहीं आते हैं। तो आपके सामने मैंने जैसे पेपर ओपन कर दिया है ये, तो इससे आप एनालाइज करिए। लास्ट ईयर का 2024 का पेपर है ये। तो मैं तुम्हें जो एनालाइज कराना चाह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करिए, पूछा किस तरह से है। जैसे पहले 16 क्वेश्चन जो हैं आपको पता है एमसीक्यू हैं, तो एमसीक्यू के ऊपर क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। तो जैसे हम अगर पहला क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइम आप सारा सिलेबस पढ़ चुके हैं, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो हमने इंग्लिश पोर्शन को देखना है और जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी मीडियम को अपना देख लेंगे, क्योंकि दोनों में सीबीएसई अवेलेबल है, ठीक है ना? अब बात करें हम यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन देखिए किस वैरायटी से आ रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सीबीएसई का जो बोर्ड का एग्जामिनेशन है मार्च, फरवरी मार्च वाला, वो ईज़ी होता है, कंपार्टमेंट का पेपर हमेशा मुश्किल होता है। आप खुद एनालाइज़ करिए कि क्या होता है। अब आपको ये देखना है कि भई मेरी कितनी प्रिपरेशन, जैसे सामने आ गया मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, कैल्शियम और क्लोरीन आयन की दोनों की मोलर कंडक्टिविटी, वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताइए। अब जिस बच्चे ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रखा है वो कहेगा सर ऐसे ईज़ी क्वेश्चन आते हैं। यस, इन दोनों को क्या कर देना है बेटा, बस जोड़ना है और जोड़ के जो वैल्यू आ रही है वो आपका आंसर है। सीबीएसई में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, किसी भी भ्रम में मत रहिए, बट डायरेक्ट क्वेश्चन आने बंद हो चुके हैं। टॉपिक के बीच में से क्वेश्चन आपको बनेंगे। अभी हम जो है सॉल्यूशन चैप्टर भी रिवाइज कर रहे हैं, हम उनकी भी अगर बात करेंगे, तो आप ये देखिए कि भाई क्वेश्चन आ कैसे रहे, ठीक है ना? यहाँ पे इंग्लिश में आप देखिए आपको ये रखा है SN1 के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। मैं यहाँ पे पेपर नहीं ये सॉल्यूशन मैंने इसका पिछली जो लास्ट ईयर जब इसका आंसर की डाली थी तो मैं डाल चुका हूँ। मैं ये आपको खाली तरीका बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं। अब जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है, यार हम तो प्रिपेयर हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको थोड़ी टेंशन होगी, और इस टाइम टेंशन हो जाए तो आपका भला हो जाएगा, ठीक है ना? थोड़ी टेंशन करिए। अब जैसे ये रिएक्शन है, जिसने पढ़ रखी है यार क्या नहीं जा रहा रिएक्शन है, यानी सोचने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट बच्चा क्या दे देगा, जवाब दे देगा जिसने पढ़ रखा है। और जिसने नहीं पढ़ी, अब विटामिन सी क्या होता है सबको ही पता है क्या होता है, एस्कोर्बिक एसिड आपका, ठीक है ना? तो एस्कोर्बिक एसिड आपका आंसर आ गया। तो यानी एक ये भी चीज देखो कि भाई कि अब रोजरमन रिडक्शन आ गया, भाई क्या कैटालिस्ट इस्तेमाल है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ठीक है ना? अभी जो आपके क्लास टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, उसमें टीचर्स जरूर क्या करते हैं, थोड़ा सा हार्ड डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि अगर हार्ड की प्रेपरेशन होगी तो ईज़ी तो प पेपर बच्चा कर ही देगा। मगर कई बार क्या होता है जब ईज़ी पेपर आता है बच्चे ने उस चीज़ को तो प्रिपेयर किया ही नहीं, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर को
एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप खुद ही देखिए कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। अगला टॉपिक आ गया SN1 के ऊपर, फिर आ गया ट्रांजिशन एलिमेंट में व्हिच एलिमेंट शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। आप सबको पता है मैंगनीज़ करते हैं, ठीक है ना? तो अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेके, और अगर ये नहीं हो रहे हैं, तो एक नेगेटिविटी लेके प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, कि करना तो पड़ेगा, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा आप ये देखिए किस टाइप से आप मोटिवेट होते हैं। कई बार हम पेपर को देख के ही मोटिवेट होते हैं। तो अपने पेपर को आर्हीनियस इक्वेशन कौन-सी बताओ? A = A e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहाँ पे है उसे टिक कर दो, ठीक है ना? ये तुम्हारा टर्शियरी अमीन कौन-सा है? नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप जहाँ लिखे हैं सबसे पहले वाला ही है, ठीक है ना? ऐसे-ऐसे है कि देखते ही आंसर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। और ये सीबीएसई का पैटर्न है। एक पेपर को मत देखिए, 23 पे जाइए, 24 पे जाइए और उनको समझने का प्रयास करिए। मैं जो चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज़ को समझिए। एक-एक क्वेश्चन पहले तो एमसीक्यू आ जाएँगे। चलो एमसीक्यू जैसे-तैसे आप कर लेंगे। अब जो एमसीक्यू में दिक्कत वाली बात है, मैं आपको बताता हूँ, पहले 12 क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती। सीबीएसई में पहले 12 क्वेश्चन में आपको दिक्कत ज़्यादा आने वाली नहीं है। जो क्लासरूम में जिन्हें डेली क्लासेस लगाई हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैं अब ये रिवीजन बैच करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना? और इसको अगर आपने कर लिया तो इसके बाद तो पूरे पेपर में ही कोई दिक्कत नहीं है, मगर एसेशन रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे दिक्कत बरकरार रहती है। क्योंकि यहाँ पे आपकी काफ़ी डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें लगता है यार ये ए भी सही है, बी भी सही है, फिर पता नहीं इसका रीज़न है कि नहीं है। तो ये काफ़ी कंट्राडिक्शन ए और बी के अंदर बना रहता है। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, पैरा नाइट्रोफिनोल इज़ लेस एसिडिक दैन फिनोल, गलत बात है। नाइट्रो ग्रुप क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो क्या करेगा ये? मोर एसिडिक है, ठीक है ना? तो ये बात गलत होगी। नाइट्रो ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द पैरेंट, ये बिल्कुल सही कह रहा है। यानी पहला गलत है, दूसरा सही है। ए इज़ फाल्स बट रीज़न इज़ ट्रू, तो डी ऑप्शन आ गया। मगर मैं आपको जितनी जल्दी में मैं बता रहा हूँ, इतनी जल्दी में आपका कई बच्चों का दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आपने उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा। तो एसेशन इन्हीं के लिए डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जो टॉपर बच्चे हैं बेटा, जिनको है कि हमें अबोव 90 चाहिए, उनके लिए जो मेरी एडवाइस है, वो इस टाइम पे एमसीक्यू क्वेश्चन में एसेशन रीजनिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा अपना फोकस करें। यानी जहाँ पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल रहा है या कहीं पे मिल रहा है, तो उन पे आप फोकस करें, क्योंकि ये इतने ईज़ी नहीं है। यानी दिक्कत जो आपको आने वाली है यहीं पे। उसके बाद थ्योरी की बात कर लें। अब सेक्शन आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। 2 नंबर की ये थ्योरी है, ठीक है? तो इसे आप बड़े आराम से कर लेंगे। अब अगला न्यूमेरिकल जो है अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। मॉलिक्यूलर मास केएफ की वैल्यू आ गई, डेल्टा टीएफ के ऊपर आपका न्यूमेरिकल आ गया। मैं ये पेपर क्यों आपको इस तरह एनालाइज कर रहा हूँ, ताकि आप ये देखो कि इसमें से किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन बनने हैं। जैसे डेल्टा टीएफ के, अब आपको जो पेपर जब स्टडी करो तो ये लिखो। जैसे मान लो मैं हूँ, अब मैंने एक पेपर उठा लिया, मैं जो तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ, घर बैठ गए, देखा भी पहला क्वेश्चन कहाँ से आया, खोरलोचला, लिख लिया। क्वेश्चन नहीं लिखना, खोरलोचला। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आया यार, SN1 से आया है, SN1 लिख लिया। फिर डेल्टा टीएफ के न्यूमेरिकल है, डेल्टा टीएफ लिख लिया। फिर मैंने क्या किया, देखा कि यार बायोमोलिक्यूल में विटामिन्स के ऊपर क्वेश्चन आया, विटामिन लिख दिया। अब जब इस तरह आप लिखते जाओगे, 5-6 साल के पेपर उठाइए, और इतना तो तुम्हें पता चल जाता है कि ये वाला क्वेश्चन इस पोर्शन से आया है। ये वाला क्वेश्चन जो है इस पोर्शन, उन पोर्शंस को लिखना शुरू कर दो। उससे क्या हो जाएगा, तुम्हें ना तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं आपको बताऊं विच इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना आपकी क्लास टीचर में क्या कह रहा है या कोई क्या कह रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हम भी जो कहते हैं बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, हमने यही एनालाइज कर रखा है बस, है ना? उसके लिए कई बच्चे खूब सर्च करेंगे वीडियोस कि भाई कैसे हम प्रेपरेशन करें, क्या करें। मैंने आपको बिल्कुल आसान सी टेक्निक बता दी। आप प्रीवियस ईयर 5-6 साल के पोर्शन उठा लीजिए, आप उनके टॉपिक लिखना शुरू कर दीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ से है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से। जैसे ही आप चौथा, पाँचवाँ पेपर उठाएँगे, आप देखेंगे वो टॉपिक आप लिख चुके हैं। आपको खाली उन्हीं पे टिक्का लगाना है। हाँ, भई ये हो चुके हैं। और जब वो आपके पास निकल के जो सार आएगा, उस पे अपनी पूरी फ़ोकस रोक दीजिए। मैं कहता हूँ कि सिलेक्शन की बात करूँ, मेरे को 22 या 21 ईयर हो चुके हैं पढ़ाते हुए। ये 22 एग्ज़ाम सीबीएसई के बच्चे मेरे देने जाएँगे, ठीक है ना? तो हर साल जो हम बच्चों को एनालाइज़ करते हैं, पेपर को जो एनालाइज़ करते हैं, उसी के बेस पे मैं आपको कहता हूँ बेटा ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं। तो जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है, मैं जो आपको बताऊँ, तो 70 में से 55 से 60 मार्क्स तक आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं,
तो आप बड़े आराम से अटेम्प्ट कर दें। 10 मार्क्स का ऐसा आता है जो मेरे को भी नहीं पता होता, किसी भी टीचर को नहीं पता होता, वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। मगर बच्चों को वो हमने पढ़ाए होते हैं। आते उन्हीं में से हैं, मगर हम कभी ये नहीं सोचते कि यार इस तरह ही पूछेगा। जैसे एक साल क्वेश्चन आ गया था, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। मैं सपने में भी नहीं सोचता था कि सीबीएसई ये क्वेश्चन पूछेगी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन, बट सीबीएसई आस्क, क्या कह सकते हैं? ये रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। और आप बिलीव भी नहीं करेंगे, चलो ये तो अच्छा क्वेश्चन है, मगर जब मैं पेपर की चेकिंग कर रहा था 50% बच्चों को रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पता। उससे सरप्राइज़ ज़्यादा मेरे को तब हुआ, भाई पूछ सकती है सीबीएसई, सही कह रही। जनरली टीचर कहते हैं यार इतना ईज़ी क्वेश्चन नहीं आएगा, छोड़ दो। तो बच्चे कई बार ईज़ी के चक्कर में उन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। एक बार क्वेश्चन, अब तो चैप्टर डिलीट हो गया है, नहीं तो यूनिट सेल सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन होता था, सबसे ईज़ी, सबसे पहला क्वेश्चन ही टीचर यूनिट सेल पढ़ाता था। ठीक है ना? तो उसकी डेफिनेशन आ गई। कभी भी मैंने जब उसको पेपर में एग्ज़ाम में देखा, आई एम आल्सो सरप्राइज्ड, यार यूनिट सेल पूछेगा एग्ज़ा सीबीएसई में। पूछ लिया भई अगले ने। और जब मैं उसके आंसर चेक कर रहा था, जब बच्चों ने जो लिखे थे, कोई कहता है एक दीवार में जो ईंट होती है वो यूनिट सेल होती है। अब टीचर ने एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए कह रखा था भई ईंट होती है, और उसके नंबर सीबीएसई तो नहीं देगी आपको। तो इस टाइप के एग्ज़ाम्पल लिख दिए जाते हैं, तो उनके नंबर नहीं मिलते हैं। तो आप चीज़ों को समझें, एक-एक अब एसएन 2 पे फिर क्वेश्चन आ गया, एसएन 1 पे एमसीक्यू था, एसएन 2 पे आ गया। अब इससे आपके माइंड में यार डेल्टा टीएफ आ गया, तो घर पे जाके कॉपी लेके जब आप बैठे ना तो ये करें, फिर क्या आ गया यार, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, खाली बॉइलिंग पॉइंट लिखना है, ऑर्गेनिक के बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। ये नहीं लिखना कि ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते सीबीएसई में, ध्यान रखना। बहुत कम क्वेश्चन रिपीट होंगे, पैटर्न रिपीट होता है। इस बार पूछ लिया बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल और मीथेनॉल और प्रोपेनॉल में, अगली बार पूछ लेंगे एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड है, बता दो। इस बार डेल्टा टीएफ के ऊपर न्यूमेरिकल आ गया, अगली बार डेल्टा टीवी के ऊपर न्यूमेरिकल आ गया। तो पैटर्न को समझिए, सीबीएसई क्या करती है, पैटर्न रिपीट करती है। मैं बार बार इस चीज पे स्टाइल डाल रहा हूँ, क्वेश्चन पे नहीं रिपीट करती। अगर क्वेश्चन रिपीट करती तो अभी मैंने डी ब्लॉक के जो मेरे पास क्वेश्चन है, वन, यानी जो मैंने हर साल के बार बार लिखे हैं, 156 के आसपास क्वेश्चन है। अगर उनकी पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं उनको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुश्किल से 60 क्वेश्चन पढ़ने हैं बस, और डी ब्लॉक हो गया। ठीक है ना? तो पैटर्न को आपको समझना है। पैटर्न की अगर आपने तैयारी कर ली, मैं कहता हूँ किसी भी टाइप का पेपर आ जाए, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब ये हिंदी इंग्लिश है, टाइम काफ़ी लग रहा है हमें इस तरह करने में, स्क्रॉल भी। तो ये देखिए, अब अगला क्या आ गया, कन्वर्जन आ गई। और कन्वर्जन भी कोई ऐसा नहीं कि भाई पता नहीं कौन सी महाभारत वाली आई हो, 2 स्टेप की कन्वर्जन आती है। अगर आपको बुक में आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे बोर्ड की इस टाइम पे, वो केवल क्या करें, 2 स्टेप, हद मार के 3 स्टेप। उससे ऊपर स्टेप की कोई कन्वर्जन हो तो छोड़ दो, सीबीएसई में नहीं आती। अब जैसे यहाँ पे कन्वर्जन क्या रखी है, टोलुइन टू बेंजोइक एसिड। बस टोलुइन के अंदर KMnO4 ओब्लिक KOH, H पॉजिटिव ओब्लिक वाटर, हाइड्रोलिसिस करनी है, बन गया। 2 स्टेप की कन्वर्जन है। इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब ये क्या है, इथेनॉल से पहले इथेनॉल बनाएंगे और फिर एल्डोल कंडेंसेशन कर देंगे तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन जाएगा। 2 स्टेप की ये भी कन्वर्जन है। मगर मेरे दिमाग में जितनी जल्दी आया कि एल्डोल कंडेंसेशन है, आपके दिमाग में नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं है। मुझे क्या है कि रिएक्शन जब मैं याद करता हूँ, मैं क्लासरूम में भी तुम्हें कहता हूँ कि रिएक्टेंट का नाम और प्रोडक्ट का नाम जरूर याद करें। अब मुझे प्रोडक्ट का नाम याद है कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बनता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनता है। तो मेरे को इसको देखते ही मेरे को याद आ गया, अरे यार ये तो एल्डोल कंडेंसेशन, बात खत्म। तो इस टाइप की प्रेपरेशन आपको भी चाहिए। अब आ गया हमारा बायोमोलिक्यूल, भाई ग्लूकोज की रिएक्शंस आ गई। मैं बार बार क्लास में यही रटवाता रहता हूँ, तुम्हें पता है। ठीक है ना? क्या आ गया, ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे, क्या होगा, केमिकल रिएक्शन लिख दो। अब बेसिस आर मेंशन बिलो, आइडेंटिफाई द प्रेजेंट इन डीएनए एंड व्हिच वन इज प्रेजेंट आरएनए। तो आपको पता है डीएनए में थाइमीन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। बताओ, तुम्हें आंसर भी दे रखा साथ में। अब इससे इजी सीबीएसई क्या करेगी? ठीक है ना, समझ रहे हो ना? मैं कहता हूँ कि भाई केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, सीबीएसई में पेपर में फेल केवल वो बच्चा होगा जिनने या तो कभी क्लास अटेंड ना की हो, या जिन्हें कसम खा रखी है कि मुझे अपने माँ बाप की बेइज्जती करवानी है, बस। नहीं तो फेल नहीं होता। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है बेटा जो आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि अब इससे इसे क्या सीबीएसई डालेगा, जिन बच्चों ने कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन देखते ही आप कहेंगे सर ये तो हमें आते हैं। एक ही क्वेश्चन आपको आता है। और जो यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको ये इनमें से कोई क्वेश्चन ना आता हो। अगला क्या आ गया, जो मैं बार बार चिल्लाता रहता हूँ, 223 में क्या आ गया,
नर्नस्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल। मैं ये नहीं कभी कहता कि ये न्यूमेरिकल आएगा, मैं क्या कहता हूँ कि नर्नस्ट के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा बेटा, ये नर्नस्ट के ऊपर न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट नेम रिएक्शन आ गई, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, विलियमसन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एनिसोल, राइमाटाइम, 2 Ni3, इन चारों में से 3 कर दो जो तुम्हें आती हैं। और मुझे पता है तुमको 3 ही आती हैं, ये किसी बच्चे को याद नहीं होगी, ये तीनों याद होंगी। ठीक है ना, कोई बात नहीं, सीबीएसई को भी पता है तुम कैसे बच्चे हो तो उस टाइप से पेपर बनाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर चलिए और थोड़ा-सा अपने अंदर पॉजिटिविटी भी रखिए कि भई बोर्ड पूछ क्या रहा है, डिस्टिंग्विश आ गया। ठीक है ना? पहले में आपको पता है FeCl3 लग गया, अगले में आयोडोफॉर्म टेस्ट लग गया। ठीक है? अगला क्या, स्ट्रॉन्गर एसिड कौन-सा है ये देखना है। फिर बायोमोलिक्यूल में क्या आ गया, एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, पेप्टाइड, बॉन्ड क्या है, डीनेचुरेशन क्या है। ठीक है? अब अगला क्या आ गया, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो थोड़े से केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनिक के जो रीजनिंग है वो इतने आसान नहीं है। थोड़ी-सी आप इनको लिखें कि भई कौन-कौन से आए हैं। थोड़ी-सी प्रैक्टिस, देखो बिल्कुल आसान पेपर तो नहीं कहूँगा आएगा। अभी ये देखिए 99% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ के साथ 10 टाइम्स होता है, बता दो। ये मेरे ख्याल से शायद ही कोई टीचर इंडिया का होगा जो ये क्वेश्चन ना करवाता हो। भाई टी 99% इक्वल टू 10 टाइम्स टी हाफ। सबसे पहले टॉपिक ही यही करा था, भाई ये कर ले पहले बाद में करिए, और एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। ठीक है? तो आपको मैं इसको देख के कई बच्चों को अपने अंदर एक पॉजिटिविटी भी आ रही हुई, यार हम तो कर लेंगे। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी जो थी आपकी दूर करने वास्ते ही मैंने ये सारा बताया आपको कि ये सेक्शन डी आ गया आपके पास। केस बेस्ड स्टडी है, इस क्वेश्चन को इसको पूरा डेप्थ में जाके पढ़िए। अब कई बच्चे कहेंगे सर मेरे को पढ़ना नहीं, तो मैं आपको रियल बात बताऊँ, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है। क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते हैं। जैसे क्या आ गया, भाई डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कौन है वो बता दो। फ्लोरीन है, पेयरिंग नहीं होगी तो पैरामैग्नेटिक है, बात ही खत्म। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, बाइडेंटेट आ गया, डबल कर देंगे, 4 और 2 6, तो बस खाली ये लिखना है 6, एक नंबर मिल गया। मैं कहता हूँ केमिस्ट्री से इजी किसी भी पेपर में स्कोरिंग करना नहीं है, केवल 6 लिखने का एक नंबर है। और ऐसा मुझे फिजिक्स, बायो, मैथ किसी में बता दो तो मान जाओ, मिलेगा ही नहीं तुम्हें। फिर आप कहते हो केमिस्ट्री डिफिकल्ट है, हैं? तुम्हें डिफिकल्ट या तो दिखाई जा रही है। अगला क्या आ गया, अमोनिया है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल है। अब तुम्हें पता है अमोनिया क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, खाली ये लिखना है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक नंबर बन गया ठा करके। तो आप समझ सकते हैं कि हम अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें, मगर ये वही वाली बात है बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं किए हैं वो अपने मन में मुझे कह रहे होंगे वीडियो देख के कि सर नहीं, हाँ करके नहीं है, हमारे लिए बड़े मुश्किल क्वेश्चन है। अब अगला आ गया उसके ऊपर, फिर आपको दे दिया गैल्वेनिक सेल के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये बड़े आराम से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। ऐसी हुई फैराडे लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ गया, भाई 1 मोल MnO4 नेगेटिव से 5 फैराडे, 5 फैराडे। यानी ऐसे-ऐसे क्वेश्चन है कि मैं कहता हूँ कि आपने इतनी बार कर रखे हैं और मैंने आपको करवा रखे हैं कि बच्चा देखते ही कहेगा सर 5 फैराडे आंसर है। ठीक है? ये 5 क्वेश्चन। जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन, व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, फर्स्ट आयोनाइजेशन थोलिक्रोम लोअर देन जिंक, ट्रांजिशन एलिमेंट गुड कैटलिस्ट क्यों होते हैं बता दो, जनरली कलर्ड होते हैं क्यों होते हैं। 7 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें से 5 करने हैं, और बताओ। यानी 7 क्वेश्चन है, 2 और हैं, 2 कंप्लीट द रिएक्शन आगे क्या है। Cr2O7 2 नेगेटिव, 14H पॉजिटिव, 6 इलेक्ट्रॉन, बताओ क्या बनेगा। Cr3 पॉजिटिव, H2O, तुम्हें पता ही है। तो ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से बेटा कर लेंगे। बस आपको करना क्या है, मैंने जो आपको बताने के लिए बार-बार ये आपको पेपर में दिखाया है। आउट ऑफ KMnO4 K2MnO4 व्हिच वन इज पैरामैग्नेटिक एंड व्हाई। देखो KMnO4 तो क्या हो गया, 3D 0 हो गया। अब K2MnO4 है, मैंगनीज क्या है, +6 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है? ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर जो अभी हम रिवाइज़ हमने स्टार्ट कर रखा है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? हम अभी बात करेंगे। न्यूमेरिकल आ गया, किस चीज़ के ऊपर है? वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन, जो आज का हमारा टॉपिक है, हम इसके ऊपर अभी डिस्कस करेंगे। वेंटो फैक्टर के ऊपर बात कर ली। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? मैं इसीलिए आपको ये खोल के दिखाया अभी, कि आपको पता चले हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे, फिर न्यूमेरिकल आ गया किसके ऊपर? डेल्टा टीएफ के ऊपर। तो हम ज़्यादा जो प्रैक्टिस करेंगे इन वीडियोज़ लेक्चर में, उन क्वेश्चन के ऊपर जहाँ से सीबीएसई बार-बार क्वेश्चन दे रही है। ये पिछली 2 क्लासेस में मैंने केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन के ऊपर बात की है। हम पूरा-पूरा चैप्टर नहीं रिवाइज़ करेंगे। जो हमारा ये रिवीजन बैच चल रहा है, इसमें हम उन फील्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, जहाँ से बार-बार आपका बोर्ड का पेपर आ रहा है।
समझ रहे होंगे कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर जाइए, सीबीएसई की साइट पे पड़े हुए हैं। कहीं आपको इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, उनके आंसर की भी मिल जाएगी आपको। और उन पेपर में जो मैंने आपको बैठ के कहा है, पिछले 5 साल बस, पिछले 5 साल के उठाओ पेपर और उनके क्वेश्चन, टॉपिक लिखते जाओ। भई इस बार न्यूमेरिकल डेल्टा टीएफ से है, अगले यहाँ से नन से है। अब जो तुम्हें 4-5 साल के पेपर करने के बाद, जो तुम्हें कॉमन फैक्टर लगे उसे एक जगह लिख लें और अपना रोज़ का अपना 2-2 3-3 टॉपिक अपना करना शुरू कर दें। और फिर मार्क्स देखें प्री बोर्ड में ही कितने आते हैं, बोर्ड बार्ड तो दूर की बात है।